तो आइए अब शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपकी। क्या संविधान की दुहाई से इमरजेंसी के दाग धुल जाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घोषित इमरजेंसी वाली सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आपातकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर 50 साल पहले संविधान को कुचलने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फौरन पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया और यह लड़ाई तब और बढ़ गई जब विपक्ष के नेता संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि तेरी इमरजेंसी बनाम मेरी इमरजेंसी वाली सियासत आखिर क्यों है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आपातकाल को लेकर जनता की राय क्या है, कई सारे सवाल हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमने एक रिपोर्ट बनाई है, एक बार उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद फिर चर्चा। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज से ठीक 50 साल पहले जब रेडियो पर इंदिरा गांधी की यह आवाज गूंजी तो देश सन्न रह गया। पूरे देश में उथल पुथल मच गई। आपातकाल के ऐलान के साथ ही लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। नेता, पत्रकार, जिसने भी इंदिरा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जेल में डाल दिए गए। संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस के लिए यह तारीख गले की हड्डी बन गई, जो ना निगलते बनती है और ना ही उगलते। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। कांग्रेस ने संविधान के मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल की तारीख पर सबसे बड़ा पलटवार भी शुरू हो गया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर हमला तेज हो गया। पीएम ने इमरजेंसी के दिनों को याद कर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया था। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी हथियार की धार तेज कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। 19 महीने से ज्यादा। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जो उस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए।
इमरजेंसी की याद दिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुदेरते रहते हैं। पिछले 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित इमरजेंसी का आभास करवाया है, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने संविधान से लेकर मणिपुर तक के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोपों के तीखे बाण चला दिए कि इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है क्या वो नहीं जानते? आपातकाल से लेकर संविधान तक सियासी लड़ाई बढ़ चली है, लेकिन सवाल है कि संविधान, लोकतंत्र और आपातकाल के नाम पर सियासत क्यों? और सवाल ये भी है कि क्या संविधान की दुहाई से धुलेंगे इमरजेंसी के दाग? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संसद का सत्र शुरू हो चुका है और स्पीकर का चुनाव होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इमरजेंसी का अगर जिक्र किया है और विपक्ष को यह बेहतर नहीं लग रहा है, तो फिर आगे सियासत कैसे होगी? चर्चा इस पर कर लेते हैं। हमने कई सारे सवाल हैं जो लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सवाल और राय है। पहला सवाल जो सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि इंदिरा गांधी ने साल 1975 में 24-25 जून की रात इमरजेंसी की घोषणा की। इसे आप किस रूप में देखते हैं? 15% लोगों ने सर्वे में कहा ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी, 31% लोगों ने कहा संविधान की हत्या, 15% लोगों ने कहा इंदिरा गांधी का सत्ता प्रेम था ये, और 21% लोग इसे सामान्य सियासी फैसला बता रहे हैं। 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, ए.के. मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं आप इमरजेंसी को? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, विपक्षी पार्टियां या बीजेपी इमरजेंसी को लेकर लंबे समय से उठाती रही हैं और वो ये भी कहती रही हैं कि ये लोकतंत्र के मुंह पर काला धब्बा है। अगर ये मुद्दा है, लेकिन वहाँ सत्ता में बैठी पार्टी तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो अपने अलग अलग तर्क देती हैं, जिसका जिक्र इंदिरा गांधी ने अपने उस रात भाषण में भी किया था। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो चीज घोषित तरीके से थी, ऑफिशियल तरीके से, जिसका अनाउंसमेंट एक प्रधानमंत्री ने उस वक्त की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो वो तो केवल लोकतंत्र के जो है उस पे काला धब्बा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के माथे पे अमिट धब्बा है, जिसको कांग्रेस कितने भी तर्क, कुतर्क, लॉजिक, इन सब चीजों से मिटाना चाहे, वो न भूतो न भविष्यति कभी मिटेगा नहीं, भविष्य में भी वो नहीं मिटेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके डिस्कशन में मैं लगातार देख रहा हूँ, खड़गे जी ने बोला अघोषित। भाई, जो घोषित है वो तो घोषित है, यानी आप मान रहे हो। ये अघोषित शब्द का इजाद जब इंदिरा गांधी ने घोषित तरीके से इमरजेंसी लगा करके अपने हाथ जला लिए, कांग्रेस को बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस चीज का, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो कांग्रेस ने एक कॉन्सेप्ट इजाद किया अघोषित। अब देखिए कांग्रेस में क्या क्या अघोषित है, कितनी चालाकी से ये जनता को और सबको बेवकूफ बनाते हैं। मनमोहन सिंह के टाइम पे अघोषित प्रधानमंत्री कौन थी? मैडम सोनिया गांधी। आज की डेट में घोषित जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? या तो राहुल गांधी जी हैं, या सोनिया गांधी, या प्रियंका गांधी, या रॉबर्ट वाड्रा। ये चार में कोई अघोषित है जो छुपा हुआ है। अब इन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी इजाद कर ली है अघोषित। उस घोषित आपातकाल के बाद, हाथ जलाने के बाद, कांग्रेस की ये एक छुपी हुई स्ट्रेटजी है कि सब कुछ अघोषित तरीके से आप करिए। ये संविधान बचाने की, संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। ये जो 6 इंच वाला संविधान की कॉपी लेके चले हैं ना, और आपने जिस तरीके से मिश्रा जी घोषित और अघोषित की इमरजेंसी को समझाने की कोशिश की, मेरा दूसरा सवाल जो सर्वे का है वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो दूसरा सवाल है कि विपक्ष बार बार मोदी राज में अघोषित इमरजेंसी का दावा करता है। आपकी राय क्या है? हमने लोगों से पूछा, 25% लोगों ने कहा दावा सही है,
48% लोगों ने कहा दावा गलत है और 22% लोग इसे सियासी प्रोपेगेंडा मान रहे थे और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, तीसरा सवाल हमने जो लोगों से पूछा वो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाकर देश में चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किस पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा किया है? 54% यानी कि 54% लोग कह रहे थे कांग्रेस सरकार ने किया, 19% लोग बीजेपी सरकार की बात कर रहे थे, 21% लोग गठबंधन सरकार की बात कर रहे थे और 6% लोग बता रहे थे कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। प्रवक्ता बीजेपी मुकेश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी साहब, क्या कहा जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल जो है हमारे देश के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा कलंकित काल रह चुका है। और जिस प्रकार से सत्ता मोह मिसेस गांधी का, देखिए आजकल की पीढ़ी को मैं समझता हूँ कि 1975 और 77 का मामला है, 50 साल हो गए हैं। बहुत से लोगों को उसके बारे में उसकी अनुभूति उस लेवल की नहीं जिन्होंने उसको भुगता है, जिन्होंने उसको सहा है। जिस प्रकार से अपनी इंदिरा गांधी जी अपनी सीट बचाने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर को नलीफाई करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट से एसेंट लेकर के भारत के अंदर 24 और 25 की रात को यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी, रातों रात लोगों को उठा लिया गया। बड़े बड़े नेता मोहन धारिया, लालकृष्ण अडवाणी, तमाम बड़ी लिस्ट है। अभी हमारे नड्डा जी ने आज उनका भाषण दिया था, उसमें सब बताई थी उन्होंने किस प्रकार से रातों रात उठा लिया बिना किसी प्रोसेस के। फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स आप जुडिशियल 43rd जो अमेंडमेंट्स किए गए इन्होंने, वो तमाम अमेंडमेंट ऐसे किए गए जिससे जुडिशियल पावर छीन ली गई कि जुडिशियल का कोई हक ही नहीं है कि साहब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर कोई टीका टिप्पणी भी कर सके। तो ये जो 352 का इस्तेमाल किया गया, ये मैं समझता हूँ इसका कहीं कोई नहीं था। उनका आधार था कि साहब इंटरनल यहाँ पर इमरजेंसी, क्योंकि उस समय बिहार और गुजरात के अंदर छात्रों में जेपी जो था उनका पूरा टोटल रेवोल्यूशन का पूरे देशव्यापी एक वो खुल चुका था। अब मिसेस गांधी को अपनी लगी कि मेरी तो गति गई, मैं 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई, यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री नहीं रह पाऊंगी। तो उन्होंने एक अपना जो पूरा 71 के अंदर देखिए क्या हुआ था, मिसेस गांधी बिल्कुल बहुत मतलब कुल मिलाकर सत्ता और अपने पदों को बचाने के लिए इस तरह का फैसला लिया जाता है और अगर लिया जाता है तो उसके समीकरण और उसकी तस्वीरें क्या होती हैं ये साफ तौर पर दिखाई देता है। आपने जो तमाम सारे सवालों को उठाया उसका जवाब सिंह साहब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं सर्वे ले लेता हूँ। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो चौथा सवाल था कि देश में किस राजनीतिक पार्टी की सरकारों ने सबसे ज्यादा संविधान विरोधी फैसले लिए? 56% यानी कि 56% लोगों ने कहा कांग्रेस ने, 32% लोगों ने कहा बीजेपी ने, 9% लोग क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे थे और 3% लोग इस पर अपना कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का 5वां सवाल भी ले लेते हैं। 5वां सवाल था कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान विरोधी फैसले ने जनता की मुसीबतें बढ़ा दी? 21% लोगों ने कहा पंडित नेहरू थे, 41% लोगों ने इंदिरा गांधी का नाम लिया, 12% लोग मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे और 19% लोग नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। 7% लोगों ने इनमें से किसी भी नाम को नहीं चुना है। ज्योति सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। ज्योति साहब क्या कहेंगे आप? मनोज जी, जो आपने सर्वे दिखाए जी, हमारे सर्वे कुछ और कहते हैं जी। आपने जितने भी सर्वे के सवाल किए उस सारे सवालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 95% दोषी माना है और 5% डर के मारे इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये आपके सर्वे थे और मेरे सर्वे ये कर रहे हैं, इसलिए आप अपने सर्वे को सर्वमान न माने जिस तरह की एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल था, तभी तो चर्चा कर रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि जो 3% जो हमारा देश में जो इंडिया रैंक्स 3rd अमॉन्ग द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट, यह तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो लोग कह रहे हैं। जो सर्वे जो किया एजेंसियां कह रही है, वो कह रही है कि जो क्रिटिक्स थे, जो टारगेटिंग क्रिटिक्स को जो गवर्नमेंट ने, उसमें 405 इंडिविजुअल को एक्यूज ऑफ citizen for criticizing the government और 95% were charged in post 2014। तो ये इसमें इन लोगों को इनका क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन नहीं हुआ? इनका भी हुआ ना, इनका भी हुआ।
आप जब घोषित और अघोषित की बातें कर रहे हैं, ये अपने नॉन परफॉर्मेंस को, अपने कमियों को छुपाने के लिए पुरानी बातों में चले आते हैं। क्या यह बुरा बात नहीं था कि जब बिहार और महाराष्ट्र से, कर्नाटक से पैदल किसान को और मजदूरों को पैदल चला के कितनी मौतें हो गई, क्या यह अघोषित नहीं था? क्या यह अघोषित नहीं था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य एविडेंस अधिनियम पारित किए गए 2023 सारे पार्लियामेंटियन को बाहर निकाल? पुराने विषयों को ज्योति साहब उठाने में कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई राजनेता पीछे नहीं है। अगर बीजेपी पुराने विषयों को उठा रही है, इमरजेंसी की बात कर रही है, तो आप भी गोडसे को उठा कर ले आते हैं और अक्सर इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं। ए.के. मिश्रा साहब, ज्योति साहब आपकी बातों का कुछ जवाब देना चाहते हैं। मिश्रा जी, देखिए, ज्योति साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली। मैं समझता हूं कि ज्योति साहब भी पत्रकार हैं, कि इन्होंने बोला दुनिया में टॉप 3rd सबसे डेंजरस देश है, जगह है पत्रकारों के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं उदाहरण देता हूं, जरा बोलिए ना इनको। जब मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोल बोला था दैनिक जागरण के ऊपर और अमर उजाला के ऊपर, तो वो नंबर 1 की रैंकिंग पहुंचा रहे थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों के लिए। है हिम्मत इनकी बोलने की? जरा बोलिए ना कि लोकतंत्र की रक्षा, राम मंदिर के लिए 500 लोगों को गोली चलवा के मरवा करके लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे। लोकतंत्र की रक्षा ये नहीं होती है। लोकतंत्र की रक्षा का उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। चाहते तो मैनेज कर लेते, खरीद सकते थे, किसी को फोन कर देते, तब भी उनको 1 वोट मिल जाता। वो लोकतंत्र की रक्षा है। किताब लेके हाथ में लोकतंत्र हम बचाएंगे। लेकिन मिश्रा साहब, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र किया कि 1 वोट से गिर गई और बीजेपी ने यह कहा कि हम किसी को खरीदेंगे नहीं। लेकिन आजकल जो राज्यों की सरकार गिर रही है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहां सरकार गिर रही है? क्यों? आप देखिए, कई राज्यों में, महाराष्ट्र को उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश को उठाकर देख लीजिए, तमाम कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा और वहां पर सरकारें गिराई। इसे ठीक मानते हैं आप? अगर कोई नहीं, स्वेच्छा जो लोग बीजेपी में आए, चाहे वो शिंदे हो चाहे जो हो, किसी से भी माइक लेकर के पूछ लीजिए, जितने पत्रकार जो भी बैठे हैं, कोई बोल दे कि जी हमें जबरदस्ती बुलाया गया है, गन पॉइंट मनोज जी, मैं फिर इस डिस्कशन में नहीं रहूंगा। अगर इस तरह के आप एनालिस्ट को बैठा, ज्योति साहब अपनी बात कहिए ना, आप अपनी चर्चा कीजिए। क्या ये बात कर रहे हैं? क्या विश्लेषक क्या है? अमर उजाला पे आपके कहां से उठा? क्या करते हैं मनोज जी? आपका इतना सीरियस प्रोग्राम होता है, हम लोग तैयारी करके बैठते हैं। क्या किस तरह के लोगों को लाते हैं आप? क्या मनोज जी, इतना बढ़िया? नहीं मिश्रा जी, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी, कि जिस तरह से तमाम राज्यों से स्थिति को देखिए आप, जिस तरह से भारत कांग्रेस के या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस बात का विरोध हो रहा है, और चाहे संघ के लोग या बीजेपी के लोग इसे अच्छा नहीं मान रहे। होने दीजिए मनोज जी, जवाब देने दीजिए, जवाब जो अच्छा मिश्रा जी, एक बार ज्योति जी का जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, आप अपनी बात कहिए। इनको मिश्रा जी थोड़ा ठंड रखिए। हाँ ज्योति जी। अच्छा, देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री जब अजीत पवार जी को अपने पार्टी में लाए थे, तो उसके 1 महीना पहले ही उन्होंने चिल्ला कर बोला था कि 70,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचारी है। क्या ये प्रधानमंत्री ने ही तो बोला था ना? इन्होंने ही तो बोला था ना? जो मिश्रा जी जागरण के छोड़ दीजिए। हाँ। अरे छोड़ क्यों दे? एक्सपॉन्ज कर दे, क्या एक्सपॉन्ज कर दे? हजारों साल के इतिहास को एक्सपॉन्ज कर करके इन लोगों ने बात का जिक्र कर रहे हैं, जवाब देना है तो उस पर दे दीजिए। हो गई ना वो बात, आपने जो बात कही हो गई। ज्योति जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब त्यागी साहब देंगे ना। हाँ ज्योति जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। असम के चीफ मिनिस्टर, जब जो लुइस बगर वाला केस था, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह से लेके कितने लोगों ने पानी पी कर उनको बोला था, तो वो उनको अपने पार्टी में ले आए। कितने लोगों को ले आए? तो ये बोल रहा कि कोई उनको माइक देकर पूछ लीजिए, तो ये तो गलत होगा ना। अगर प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर उनके पार्टी में आ जाते हैं, तो लोग तो सवाल करेंगे ना, बिल्कुल सवाल करेंगे। आए हैं अभी ये बोलेंगे नायडू जी भी जबरदस्ती आ गए, ये बोलेंगे नीतीश कुमार भी जबरदस्ती आ गए। पूछिए ना माइक लेकर के। चलिए इसका जवाब हम त्यागी साहब से ले लेते हैं। त्यागी साहब, ज्योति साहब ने जिस बातों का जिक्र किया कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, उसका जवाब दे दीजिए त्यागी जी। देखिए, ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए समर्पित हैं
आप देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखिए, कांग्रेस ने 90 बार जो है 356 का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 356 का, और मिसेस गांधी ने 50 बार किया। एनटी रामाराव जो विदेश के दौरे पे गए तो उनकी सरकार को गिराने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। जो सरकार इनको पसंद नहीं आती थी उसको ये गिरा देते थे, ना तो उसमें कोई जुडिशियल स्क्रूटनी होती थी। यहाँ पर बिल्कुल एक प्रकार से वो कहते थे ना, देवकांत बरुआ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इंडिया इज इंडिया। तो इस प्रकार की मनोविज्ञान से आधारित चलाई सरकार इन्होंने। आज राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के किस आधार पर पब्लिक के आगे ये सम्मान देते हैं कि संविधान की रक्षा करो? संविधान को तहस नहस करने में कांग्रेस का हाथ है। और अभी जिस